हेलो दोस्तों, वेलकम टू सैटम क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 5 करने वाले हैं, जो कि हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे, जिसमें हम कंप्लीट टॉपिक के साथ साथ कंप्लीट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कराएंगे और उसके साथ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चैप्टर 5 जिसका नाम है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। सबसे पहले समझते हैं ये पृष्ठ रसायन क्या होता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव की सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही पृष्ठ रसायन कहते हैं। यानी जो भी हमारे ठोस या द्रव होते हैं उनकी सतह पर, सरफेस पर जो घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उन्हें ही पृष्ठ रसायन कहते हैं। आगे समझते हैं अधिशोषण। ठीक है, अधिशोषण क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं एडसॉर्प्शन। तो एक ऐसा प्रक्रम जिसमें किसी ठोस या द्रव का किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर जुड़ने की प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। परिणामतः सतह पर अणुओं का सांद्रण अधिक हो जाता है। इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक ऐसा प्रक्रम जिसमें किसी ठोस या द्रव का किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर जुड़ने की प्रक्रिया जो होती है उसे ही अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, इसे एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे अब हम कोई भी जल ले लेते हैं, ठीक है, विलयन ले लेते हैं। ये हम बना लेते हैं। ठीक है, किसी भी हम ठोस या द्रव को, इसमें कण हैं हमारे, पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मिनरल पार्टिकल्स होते हैं जो वाटर में वो हो। ठीक है, तो हम जब किसी भी ठोस या द्रव को जल में प्रवाहित करते हैं, किसी भी सॉलिड को, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स होते हैं ये इसकी सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसके अंदर नहीं पहुंचते। पानी के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो सॉलिड की सरफेस पर आ जाते हैं, पृष्ठ पर आते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं पहुंचते। उसे ही क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। देखो बोल रहा है एक ऐसा प्रक्रम जिसमें किसी ठोस या द्रव का किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर, ये कोई भी मेटल पदार्थ है हमारा, तो इसे के अणुओं को आकर्षित कर जुड़ने की प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। परिणामतः सतह पर अणुओं का सांद्रण अधिक हो जाता है, यानी सतह पर इस जितनी भी इसका अणुएं होती हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इसकी सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, और अधिशोषण के बाद जो होता है अवशोषण, उसमें क्या होता है उसे भी हम आगे बताएंगे। उसमें पूरे माध्यम में पार्टिकल्स आ जाते हैं, पूरे माध्यम में कण आ जाते हैं, लेकिन अधिशोषण में इसके सतह पर ही कण होते हैं। ठीक है, और आगे समझते हैं अधिशोषक। ठीक है, अधिशोषक, तो अधिशोषक क्या होता है, वे पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण की घटना होती है वह अधिशोषक कहलाता है। यानी वो पदार्थ जिसकी सतह पर, जिसके सरफेस पर अधिशोषण की घटना होती है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, अधिशोषक कहलाता है। अब समझते हैं अधिशोष्य के बारे में। तो वे पदार्थ जो ठोस के पृष्ठ पर आकर्षित होता है, अधिशोष्य कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, वे पदार्थ जो ठोस के पृष्ठ पर आकर्षित होता है वो अधिशोष्य कहलाता है, और वे पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण की घटना घटित होती है वह अधिशोषक कहलाता है। ठीक है, जिसके सतह पर घटना जो घटित होती है वो तो अधिशोषक हो गया, और जो पदार्थ होता है, ठोस होता है, जो पृष्ठ पर आकर्षित होता है वो है क्या कहलाता है, अधिशोष्य कहलाता है। ठीक है, इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो सॉलिड होता है, ठीक है, ये जो सॉलिड होता है इसे तो हम बोलते हैं ए, और इसे ही क्या कहते हैं, अधिशोषक। क्या कहते हैं, अधिशोषक। ठीक है, यह जो पदार्थ होता है जिसकी सतह पर अधिशोषण की घटना घटित होती है इसे ही क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। ठीक है, और जो इसके सतह पर जो अणु आ जाते हैं, ठीक है, जो ये कण आ जाते हैं इसकी सतह पर, इसके सरफेस पर ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो ठोस या पृष्ठ के पर आकर्षित जो हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अभी मैंने बताया था, उन्हें कहते हैं एडसॉर्बेट, यानी अधिशोष्य। उन्हें क्या कहते हैं, अधिशोष्य। ठीक है,
तो वे पदार्थ जिनकी सतह पर अधिशोषण की घटना घटित होती है वह क्या कहलाते हैं, वह अधिशोषक कहलाते हैं। और वह पदार्थ जो ठोस या पृष्ठ के सतह पर आकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अधिशोष्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अधिशोषण के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। अधिशोषण के उदाहरण हैं, पहला है चारकोल। चारकोल क्या होता है, जैसे हम जब फेस ग्लो करवाते हैं तो फेस पर जो हमारा ब्लैक टाइप होता है ना, उसे जब हम मुंह साफ़ करवाते हैं, फेस क्लीन करवाते हैं पार्लर वगैरह में, तो उस पर जो उतारा जाता है, फेस पर से जो मैल सा उतारा जाता है ना, उसे ही चारकोल, उसमें चारकोल मिक्स होता है। ठीक है, उसे जिसे लगाने से साफ़ हो जाता है। और दूसरा है सिलिका जेल। और ये चारकोल में 2-3 अणु होते हैं, क्या कहते हैं जिन्हें, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक है, चारकोल के। और सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन। ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है सिलिका जेल। सिलिका जेल कब हमें पाया जाता है, जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान लेते हैं। ठीक है, कोई भी शूज़ वगैरह लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो भी लेते हैं, तो उस पर एक आपने देखा होगा उस डब्बे के अंदर एक पुड़िया सी रहती है। ठीक है, उसके अंदर कोई क्रिस्टल से वगैरह दाने होते हैं, क्रिस्टल की तरह होते हैं, जिससे वह जल के वाष्प को, यानी जो हमारी नमी मॉलिक्यूल्स होते हैं, नमी, पानी की नमी, वो उसके अंदर नहीं पहुंचती, जिससे कोई भी हमारी प्रोडक्ट ख़राब नहीं होता है। ठीक है, वो क्या करता है, जल के वाष्प को उसके किनारे पर ही रखता है। ठीक है, उसके अंदर आने नहीं देता, जिससे हमारी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बच जाता है। ठीक है, क्या है वो, सिलिका जेल। और तीसरा इसका उदाहरण है अशुद्ध शर्करा, यानी पीला भूरा रंग युक्त के जलीय विलयन में जब चारकोल के साथ मिलाया जाता है और इसके बाद छाना जाता है तो क्षणित रंगहीन हो जाता है, जिसके क्रिस्टलीकरण से सफ़ेद क्रिस्टल प्राप्त होता है। यह रंगीन पदार्थ के चारकोल में अधिशोषित हो जाने के कारण होता है। यानी जब भी आपने कोई गन्ने वगैरह का जूस पिया होगा तो उसके अंदर वो रंगीन होता है, यानी उसमें पीला भूरा रंग युक्त तो रहता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक हड्डी का चारकोल मिला दिया जाता है, जिससे वह सुरक्षित रहता है, जिससे क्रिस्टलीकरण में सफ़ेद क्रिस्टल, सफ़ेद बिल्कुल जूस हमें गन्ने का आपने देखा होगा, वो सफ़ेद क्रिस्टल पाया जाता है, क्योंकि यह रंगीन पदार्थ के चारकोल में अधिशोषित हो जाने के कारण होता है। ठीक है, तो ये इसके 2-3 उदाहरण थे। दोस्तों अब समझते हैं अवशोषण के बारे में, यानी एब्सॉर्प्शन के बारे में। वो था एड्सॉर्प्शन और ये है एब्सॉर्प्शन। ठीक है, एड मीन्स अधि होना और अब मीन्स कम होना, यानी पूरे माध्यम में होना। ठीक है, तो अवशोषण क्या होता है, यह एक स्थूल घटना है, यानी बुल्क घटना है, जो पूरे माध्यम में एक साथ संपन्न होती है, जो संपूर्ण माध्यम में और संपूर्ण पदार्थों में एक समान रूप से होती है। अवशोषण में अधिशोष्य की सांद्रता सभी जगह एक समान होती है। यानी अवशोषण जो घटना होती है, मैंने आपको पहले भी उस डायग्राम के थ्रू समझा दिया था कि यह जो घटना होती है पूरे माध्यम में होती है, जबकि अधिशोषण की जो घटना होती है वो उसके सतह पर ही होती है। लेकिन यह जो घटना होती है, अवशोषण की जो घटना होती है, वो उसके पूरे माध्यम में होती है, यानी अंदर भी फैल जाता है। कण जो होते हैं, उसके पार्टिकल्स होते हैं, वो अंदर भी चले जाते हैं, यानी पानी की नमी वगैरह अंदर चली जाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, पूरे माध्यम की घटना है। अवशोषण क्या है, यह एक स्थूल घटना है जो संपूर्ण माध्यम में और संपूर्ण पदार्थों में एक समान रूप से होती है। अवशोषण में अधिशोष्य की सांद्रता सभी जगह एक समान रूप से होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा शोषण यानी सॉर्प्शन। तो यह क्या होता है, वह प्रक्रम जिसमें अधिशोषण तथा अवशोषण की प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं, उसे ही क्या कहते हैं, हम शोषण कहते हैं। ठीक है, यानी वो प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण तथा अवशोषण की प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं, वही क्या कहलाता है, शोषण, सोप्शन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं अधिशोषण व अवशोषण में अंतर के बारे में। और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अधिशोषण व अवशोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये 2-3 नंबर का आता है, इसे भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। तो अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर होता है। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि यह अधिशोषण पृष्ठीय घटना है, जबकि अवशोषण यह घटना पूरे माध्यम में होती है। ठीक है, यह तो पृष्ठीय घटना होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, और यह घटना पूरे माध्यम में होती है। और दूसरा डिफरेंस ये है, इसमें अंतर ये है, अधिशोषण का वेग प्रारंभ में तीव्र और बाद में मंद गति से होता है, और अवशोषण समान वेग से संपन्न होता है।
ठीक है। तो तीसरा इसमें डिफरेंस ये है, अधिशोष्य और अधिशोषक को अलग करना आसान होता है और इस क्रिया को विशोषण कहते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें अवशोषित पदार्थ को पृथक करने के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये इसके 3 बेसिक डिफरेंस थे, इन्हें आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा और साथ के साथ इन सबको नोट जरूर कीजिए, क्योंकि नोट करना बहुत ज़रूरी है, आगे आपके बहुत काम आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है अधिशोषण के प्रकार, यानी टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो यह बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। ठीक है। भौतिक अधिशोषण फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोषक के कण वान डेर वाल्स बलों यानी भौतिक बलों के द्वारा बंधे होते हैं, तो ऐसे अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं और यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो क्या होता है, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोषक के कण भौतिक बलों के द्वारा बंधे होते हैं, तो ऐसे अधिशोषण को क्या कहते हैं, भौतिक अधिशोषण कहते हैं और यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। इसे कैसे समझ सकते हैं कि ठोस और गैस की जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ठोस या फिर गैस, ठीक है, ठोस या गैस मिल जाता है और बाद में फिर से ठीक है, जब ठोस या गैस मिल जाता है और उससे फिर दोबारा से ये, क्योंकि ये उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, फिर से ये इसमें ठोस या गैस में परिवर्तित हो जाता है और इसमें ऊर्जा निकलती है। ठीक है। तो क्या है, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोषक के कण वान डेर वाल्स यानी भौतिक बलों के द्वारा बंधे होते हैं, तो ऐसे ही अधिशोषण को क्या कहते हैं, भौतिक अधिशोषण कहते हैं और यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है, जो कि ठोस या गैस को जब हम रिएक्शन करते हैं तो यह ठोस या गैस में प्राप्त होता है, फिर से उत्क्रमणीय प्रक्रम है, क्योंकि ये तो ठोस या गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। और इसमें से क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। अब समझते हैं रासायनिक अधिशोषण के बारे में। ठीक है। अब समझते हैं रासायनिक अधिशोषण, तो यानी केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो यह क्या होता है, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोषक के कण रासायनिक बलों द्वारा बंधे होते हैं, तो ऐसे अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। यानी सेम फिजिकल एड्सॉर्प्शन की तरह ही है, यानी उस पर भौतिक बल बंधे हुए होते और इस पर रासायनिक बल बंधे होते हैं, तो ऐसे अधिशोषण को क्या कहते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट क्या होता है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं और इस घटना को क्या कहते हैं, कंप्लीट को उत्प्रेरण। ठीक है। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। दोस्तों अब समझते हैं कोलाइडी विलयन के बारे में। पहले हम जान लेते हैं विलयन कितनी प्रकार के होते हैं। तो विलयन 3 टाइप के होते हैं, वास्तविक विलयन और दूसरा कोलाइडी विलयन और तीसरा होता है निलंबन यानी ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडी सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो आगे पूरा कंप्लीट टॉपिक इससे ही रिलेटेड है। ठीक है। तो पहले हम समझते हैं वास्तविक विलयन। तो मैंने आपको चैप्टर 2 में वास्तविक विलयन के बारे में बताया था, लेकिन एक बार यहाँ भी बता देता हूँ। तो वास्तविक विलयन वे विलयन होते हैं जो समांगी होते हैं, जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है और जिन्हें छाना नहीं जा सकता, उन्हीं तो ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे, हम वास्तविक विलयन बोलेंगे। ठीक है। तो वो विलयन जिसका कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है और जिसे छाना नहीं जा सकता और जो समांगी होता है, उसे ही हम वास्तविक विलयन कहते हैं। ठीक है। और आप समझते हैं कोलाइडी सॉल्यूशन के बारे में, जो कि आगे कंप्लीट टॉपिक इससे ही रिलेट करने वाले हैं। तो कोलाइडी सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होता है जो विसमांगी होता है, जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है और जिसके अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर से छाना जा सकता है। यानी वास्तविक विलयन को हम छान नहीं सकते थे, बट इसे हम अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर से छान सकते हैं, तो ऐसे विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। आगे हम इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि कंप्लीट ये एक मेन टॉपिक है, इससे ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं। दोस्तों आगे तीसरा है निलंबन यानी सस्पेंशन। तो निलंबन क्या होता है, वह विलयन जो विसमांगी होता है, जिसके कणों का आकार 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है और जिसे सामान्य फिल्टर से छाना जा सकता है, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। यानी वास्तविक विलयन क्या होता था, वास्तविक विलयन समांगी होता था और उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता था। और कोलाइडी विलयन में क्या होता है, वह विसमांगी होता है, उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक
होता है। और इसमें निलंबन में क्या होता है, इसमें उसके कणों का आकार 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है और यह विषमांगी होता है। ठीक है, और अब आगे हम इसके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों अब हम इन तीनों के कंप्लीट अंतर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम कंप्लीट इसके गुण बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट होता है कणों का आकार। ठीक है, कणों का आकार। तो वास्तविक विलयन के कणों का आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था 1 नैनोमीटर से छोटा। और मैंने अभी कोलाइडी विलयन का बताया था, उसमें क्या होता था, इसमें इसका 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है। और निलंबन का आकार होता है, उसके कणों का आकार होता है 100 नैनोमीटर से बड़ा। ठीक है, से बड़ा। तो वास्तविक विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, कोलाइडी विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है, जबकि सस्पेंशन निलंबन का आकार 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, सेकंड है इसका प्रकृति, नेचर। यह समांगी होता है। ठीक है, और यह विषमांगी होता है। और यह भी विषमांगी होता है। ठीक है, और तीसरा देखते हैं इसकी छनन क्षमता के बारे में, यानी छानते जो हैं हम उसे छनन क्षमता बोलते हैं। छनन क्षमता, तो इसमें क्या होता है, वास्तविक विलयन को तो हम छान नहीं सकते, लेकिन कोलाइडी विलयन को अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर से छान सकते हैं। और जबकि हम निलंबन को सामान्य फिल्टर पेपर से छाना जा सकता है। ठीक है, लिख लेते हैं, छाना नहीं जा सकता। ठीक है, आप भी इसे सीक्वेंस में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसे छाना नहीं जा सकता, और लेकिन इसे अल्ट्रा फिल्टर से छाना जा सकता है, यानी इस अति सूक्ष्म फिल्टर से छाना जा सकता है। लेकिन वास्तविक विलयन को छाना नहीं जा सकता, क्योंकि वास्तविक विलयन में विलय के जो कण होते हैं वो कंप्लीट घुले हुए होते हैं, और इसे सामान्य फिल्टर से छाना जा सकता है। से छाना जाता है। ठीक है, आगे हम समझते हैं इसके गुरुत्वीय बल प्रभाव के बारे में। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी गुरुत्वीय बल प्रभाव। तो वास्तविक विलयन में गुरुत्वीय बल प्रभाव नहीं पड़ता है, और कोलाइडी विलयन में बहुत कम पड़ता है, लेकिन निलंबन में तो पड़ता ही है। ठीक है, इसमें जो बल प्रभाव अफेक्ट होता है, फोर्स, गुरुत्वीय ग्रेविटी फोर्स जो होती है, वो वास्तविक विलयन में नहीं पड़ती। ठीक है, लिख लेते हैं, इसमें नहीं पड़ती है। ठीक है, और लेकिन कोलाइडी विलयन में सामान्य पड़ती तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत पड़ती है। कम, इसमें बहुत ही कम पड़ती है, लेकिन निलंबन में, सस्पेंशन में गुरुत्वीय बल प्रभाव होता है, पड़ता है। ठीक है, और फोर्थ प्रॉपर्टी यानी 5 प्रॉपर्टी हम समझते हैं डिफ्यूजन के बारे में, यानी विसरण के बारे में। ठीक है, 5th नंबर पे हम समझते हैं विसरण के बारे में, डिफ्यूजन, फिलोन, जैसे हम फिलो करते हैं। तो क्या होता है, वास्तविक विलयन में विसरण तेजी से होता है। ठीक है, लिख लेते हैं, तेजी से होता है, लेकिन इसमें कोलाइडी विलयन में यह विसरण बहुत ही धीमी तरीके से होता है। ठीक है, इसमें धीमी गति से होता है, लिख लेते हैं,
और सस्पेंशन में विसरण बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें विसरण नहीं होता है, ठीक है। और 5th नंबर पे हम इसकी प्रॉपर्टी समझते हैं। 6th नंबर पे हम समझते हैं पारदर्शिता के बारे में, ठीक है। पारदर्शिता, तो वास्तविक विलयन पारदर्शी होता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, ठीक है, पारदर्शी होता है। लेकिन कोलाइडिक विलयन अर्ध पारदर्शी होता है। यह क्या होता है? अर्ध पारदर्शी होता है, ठीक है। लेकिन निलंबन सस्पेंशन अपारदर्शी होता है, यह पारदर्शी नहीं होता है, अपारदर्शी होता है, ठीक है। नंबर 7, 7वां नंबर समझते हैं हम स्कंदन, स्कंदन के बारे में। स्कंदन, लेकिन वास्तविक विलयन में स्कंदन बिल्कुल भी नहीं होता है, वास्तविक विलयन में स्कंदन नहीं होता है। लेकिन हमारा कोलाइडिक सॉल्यूशन जो होता है इसमें स्कंदन, यानी स्कंदन इसमें तो होता है, लेकिन निलंबन सस्पेंशन में स्कंदन नहीं होता, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे ही 1-2 नंबर के क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं। नंबर 8 है इसका रंग, कलर। वास्तविक विलयन का जो कलर होता है वो आयनों का रंग होता है, यानी जो आयन के कलर होते हैं वही वास्तविक विलयन का कलर होता है, आयनों के रंग पर निर्भर करता है। लिख लेते हैं, आयनों के रंग का होता है, ठीक है। और लेकिन कोलाइडिक विलयन जो होता है वो परिक्षिप्त प्रवस्था के आकार पर निर्भर करता है। अभी हम बात करेंगे परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बारे में, पहले आप इतना ही समझिए, अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। परिक्षिप्त प्रवस्था के आकार का होता है, ठीक है, तो यह उस पर ही निर्भर करता है। लेकिन निलंबन जो होता है उसका कोई भी कलर नहीं होता है, ठीक है। और इसकी 9th प्रॉपर्टी है इसकी विराउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनी गति, तो इसमें क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन में इसकी ब्राउनी गति नहीं होती है, लेकिन कोलाइडिक सॉल्यूशन में इसकी गति होती है, और निलंबन में भी नहीं होती, ठीक है। लिख लेते हैं, नहीं होती, इसमें कोई जिगजैग मोशन नहीं होता, ब्राउनी गति नहीं होती है, ठीक है, लेकिन इसमें होती है। और सस्पेंशन में कोई ब्राउनियन मूवमेंट नहीं होता। और नंबर 10 समझते हैं टिंडल इफेक्ट के बारे में। ये हम सारी चीजें आगे करने वाले हैं, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन सारे आते हैं। ये मैं आपको सारे कंप्लीट टॉपिक तो करा रहा हूँ, लेकिन उसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर कर रहा हूँ। तो इसमें जो होता है टिंडल इफेक्ट, ट्रू सॉल्यूशन वास्तविक विलयन में बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन बाकी जो दोनों विलयन होते हैं कोलाइडिक सॉल्यूशन और सस्पेंशन, इनमें होता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने इसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आपने यह देख लिया होगा, आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन इसे पोस्ट करके नोट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए पहले आप। अब इसके बारे में कंप्लीट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके कणों का आकार समझते हैं। इसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है वास्तविक विलयन के, और कोलाइडिक विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होता है, और इसका 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, ठीक है। और दूसरा है इसकी प्रकृति, इसकी नेचर। इसका नेचर क्या होता है,
कि यह वास्तविक विलयन समांगी होता है, कोलाइडी विलयन विसमांगी होता है, और क्या कहते हैं निलंबन सस्पेंशन भी विसमांगी होता है। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है छनन क्षमता, तो इसे छाना नहीं जा सकता है, और कोलाइडी विलयन को अति सूक्ष्म अल्ट्रा फिल्टर से छाना जा सकता है, लेकिन निलंबन जो होता है इसे सामान्य फिल्टर से छाना जा सकता है। और गुरुत्वीय बल प्रभाव नंबर 4 है गुरुत्वीय बल प्रभाव, तो इसमें नहीं पड़ता है। ठीक है। वास्तविक विलयन में गुरुत्वीय बल प्रभाव नहीं पड़ता है, और कोलाइडी विलयन में गुरुत्वीय बल प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है, लेकिन सस्पेंशन में पड़ता है। ठीक है। और पांचवी प्रॉपर्टी है विसरण डिफ्यूजन, तो इसमें तेजी से होता है वास्तविक विलयन में, कोलाइडी विलयन में धीमी गति से होता है, और निलंबन में बिल्कुल भी नहीं होता। छठी प्रॉपर्टी है पारदर्शिता, तो क्या होता है यह पारदर्शी होता है ट्रू सॉल्यूशन, और कोलाइडी विलयन अर्ध पारदर्शी होता है, जबकि सस्पेंशन अपारदर्शी होता है। ठीक है। सातवीं प्रॉपर्टी है स्कंदन, स्कंदन, तो इसमें क्या होता है वास्तविक विलयन में स्कंदन नहीं होता है, और कोलाइडी विलयन में होता है, और निलंबन में भी नहीं होता। ठीक है। और इसका रंग कलर वास्तविक विलयन का कलर जो होता है वो आयनों के रंग का होता है, और जबकि कोलाइडी विलयन का कलर परिक्षिप्त प्रवस्था के आकार पर निर्भर करता है। जैसे इसकी परिक्षिप्त प्रवस्था होगी वही उसका कलर होगा, और इसमें कोई कलर नहीं होता सस्पेंशन में। और नवी प्रॉपर्टी है इसकी ब्राउनियन मूवमेंट, यानी ब्राउनी गति, तो इसमें कोई ट्रू सॉल्यूशन में इसकी गति ब्राउनी नहीं होती है, तबकि ये कोलाइडी विलयन की होती है, और निलंबन की नहीं होती है। ठीक है। और 10वीं प्रॉपर्टी है टिंडल अफेक्ट, टिंडल प्रभाव, तो वास्तविक विलयन में कोई टिंडल प्रभाव नहीं होता है, जबकि बाकी दोनों विलयनों में कोलाइडी सॉल्यूशन और सस्पेंशन में होता है। ठीक है। तो दोस्तों ये इसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी थी, जो आपको अच्छी तरह से आई होप समझ में आई होंगी। तो आगे समझते हैं दोस्तों। अब हम एक चीज़ समझते हैं, जब हमने विलयन पढ़ा था, यानी केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ा था, तो हमने उसमें विलयन के बारे में डिस्कस करा था। तो उसमें विलयन कितने चीज़ों से बना हुआ होता था? 2 चीज़ों से बना हुआ होता था, विलेय और विलायक। ठीक है। चलिए समझते हैं। वहाँ पर 2 तरीके से बनाया होता था। ठीक है। विलयन, कौन सा विलयन? ट्रू सॉल्यूशन, यानी वास्तविक विलयन 2 चीज़ों से बना होता था। इसे मैं आपको रफली समझाता हूँ। उसमें क्या क्या होता था? फर्स्ट होता था विलेय, ठीक है, विलेय, और सेकंड होता था विलायक। याद आया होगा आपको, विलायक। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोल लेते थे सॉल्यूट, और इसे बोलते थे सोलवेंट। ठीक है। और इसे किसके डिनोट करते थे? विलेय को बी से डिनोट करते थे, और जबकि विलायक को ए से डिनोट करते थे। ठीक है। लेकिन कोलाइडी सॉल्यूशन में, कोलाइडी विलयन में क्या होता है? कोलाइडी विलयन में विलेय की जगह, ठीक है, विलेय के आधार पर क्या होता है? वहां पर परिक्षिप्त प्रवस्था होती है। ठीक है। विलेय की जगह क्या नोट करते हैं? परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षिप्त प्रवस्था। ठीक है। और विलायक की जगह क्या नोट करते हैं? डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, लिख लेते हैं डिस्पर्सन मीडियम। इसे हिंदी में बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, ऊपर करता हूं, नोट कीजिएगा। हिंदी में बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। ठीक है। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्स फेज्ड। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो वास्तविक विलयन में क्या होता था? वास्तविक विलयन 2 चीज़ों से बना होता था, विलेय और विलायक। ऐसे ही कोलाइडी विलयन में विलेय की जगह परिक्षिप्त प्रवस्था से बना होता है, और विलायक को कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। विलेय की जगह क्या होती है? परिक्षिप्त प्रवस्था होती है, और विलायक की जगह क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं।
जो कि आपने है पढ़ लिया तो समझो आपका आधा काम तो वैसे ही हो गया। तो आपने 9 फेस पढ़ा होगा, जिसमें 3 होते हैं लिक्विड के, 3 होते हैं गैस के और 3 होते हैं सॉलिड के। ठीक है, लिक्विड, गैस और सॉलिड। तो जब हमारा मीडियम लिक्विड होता है, ठीक है, लिख लेते हैं। जब यहाँ पर एक बार पहले ये देखिए, जब ये दोनों फेस लिक्विड यानी इसका जो मीडियम होगा लिक्विड होगा तो क्या बनेगा, देखिए जब लिक्विड में सॉलिड होता है, लिक्विड में सॉलिड होता है तो क्या बनता है, सॉल बनता है। ठीक है, इसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जब लिक्विड माध्यम होता है और सॉलिड क्या होता है, लिक्विड है परिक्षेपण माध्यम। अभी मैंने आपको जो दोनों चीज़ पढ़ाई थी वो इसमें ही यूज होने वाली है। लिक्विड क्या है, परिक्षेपण माध्यम, ठीक है, और सॉलिड क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, जब माध्यम हमारा लिक्विड होता है और अवस्था हमारी सॉलिड होती है तो क्या बनता है, सॉल बनता है, जिसमें हम उदाहरण के लिए समझ सकते हैं स्वर्ण सॉल और सल्फर सॉल। ठीक है, जब लिक्विड में लिक्विड ही होता है तो क्या होता है, यानी द्रव में द्रव होता है तो क्या होता है, वो बनता है हमारा इमल्शन, जिसे हम बोलते हैं पायस। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में लिख लीजिएगा क्योंकि इंग्लिश में लिखना बहुत ज़रूरी है, आगे आपको सारी इंग्लिश पढ़नी है क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ। इमल्सन, तो आप एक छोटी छोटी चीज़ इंग्लिश में पढ़ जरूर लीजिए क्योंकि यही काम में आने वाली है। तो जब द्रव में द्रव मिला जाता है यानी लिक्विड में लिक्विड मिला जाता है तो क्या होता है, वह इमल्सन पायस बन जाता है। जैसे तेल में जल मिला दो या जल में तेल मिला दो, दोनों लिक्विड ही रहेंगे। ठीक है, और थर्ड है, जब लिक्विड में गैस मिला दी जाती है यानी द्रव में गैस होती है तो क्या बनता है, फोम यानी झाग बन जाता है। ठीक है, लिख लेते हैं फोम, हिंदी में बोलते हैं झाग, यानी साबुन के झाग जो होते हैं या फिर क्रीम आदि, ये कब होते हैं, जब हमारा माध्यम द्रव होता है और प्रावस्था गैस होती है। ठीक है, ये माध्यम द्रव होता है और प्रावस्था गैस होती है। जब द्रव में सॉलिड होता है तो सॉल बनता है, जैसे स्वर्ण सॉल और सल्फर सॉल। जब द्रव में द्रव मिला जाता है तो क्या बनता है, पायस बनता है, जैसे तेल में जल या जल में तेल। ठीक है, उसी तरीके से जब द्रव में गैस मिला दी जाती है तो वह फोम यानी झाग बन जाता है, जैसे साबुन के झाग और क्रीम आदि। अब समझते हैं, जब हमारा माध्यम क्या है, सॉलिड होता है। ठीक है, जब हमारा माध्यम सॉलिड होता है यानी ठोस होता है तो क्या होता है, जब ठोस में ठोस मिलाते हैं तो क्या बनता है, सॉलिड सॉल बन जाता है, सॉलिड सॉल। ठीक है, ठोस सॉल। तो उसमें इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे रंगीन कांच या हमारे कुछ रतन जो होते हैं, रतन आदि होते हैं, वह सारे क्या होते हैं, वो सॉलिड सोल होते हैं। वो कब हो जाए, जब ठोस में ठोस मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, सॉलिड सोल बनता है, जैसे रंगीन कांच या कुछ रतन आदि। ठीक है, जब हम ठोस में द्रव मिला देते हैं, ठीक है, जब हम ठोस में द्रव मिला देते हैं तो क्या बनता है हमारा, जेल। जेल, जैसे जेम्स वगैरह होते हैं, फ्रूट जेम्स ये उदाहरण में दिया हुआ है, फ्रूट्स जेम्स। ठीक है, जब हमारा माध्यम फिर से क्या होता है, ठोस होता है और उसमें गैस मिला देते हैं तो क्या बनता है, सॉलिड फॉर्म बन जाता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म, जैसे राम सेतु पत्थर और बिस्किट आदि। राम सेतु पत्थर और बिस्किट आदि, समंदर में आपने देखा होगा राम सेतु पत्थर जो चमकीला वाइट वाइट सा मिलता है उसे राम सेतु पत्थर बोलते हैं। ठीक है, और बिस्किट आदि। अब हम समझते हैं, जब हमारी माध्यम गैस हो तब क्या होता है, जब गैस में ठोस मिला देते हैं तो क्या बनता है, एरोसॉल ऑफ सॉलिड यानी सॉलिड का एरोसॉल। ठीक है, लिख लेते हैं एरोसॉल ऑफ सॉलिड, ठोस का एरोसॉल। तो उसका क्या उदाहरण हो सकता है, जैसे हमारा धुआं हुआ। ठीक है, जब आग वाग वगैरह लगाते हैं तो उसमें धुआं उठता है, वही इसका क्या, किस चीज़ का उदाहरण है, यह कब होता है, जब गैस में सॉलिड मिला देते हैं। ठीक है, और जब गैस में द्रव मिला दें तो क्या होगा, जब हमारे, यह एक उदाहरण है बादल का। ठीक है, तो एरोसॉल ऑफ लिक्विड, लिक्विड। ठीक है, जैसे कि बादल। लेकिन हमारा जब हम गैस में गैस मिला देते हैं तो कुछ भी नहीं बनता, यह इसके 8 ही फेस होते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, जब गैस में गैस मिला देते हैं तो कुछ भी नहीं बनता है। ठीक है, तो आप इन्हें एक बार और देख लीजिए। जब द्रव में सॉलिड मिला दे, द्रव में हिंदी में समझाते हैं, द्रव में ठोस मिला देते हैं तो क्या बनता है, सॉल बनता है, जैसे स्वर्ण सॉल और सल्फर सॉल। जब द्रव में द्रव मिला देते हैं तो पायस बनता है, जैसे तेल में जल या जल में तेल। ठीक है, जब द्रव में गैस मिला देते हैं तो क्या बनता है, झाग बनते हैं। तीनों की फॉर्म होती हैं। ठीक है, यह लिक्विड की फॉर्म थी, यानी जब मीडियम लिक्विड हो, या तीनों फॉर्म जब थी, जब मीडियम सॉलिड हो, यानी ठोस में जब ठोस मिला देते हैं तो क्या बनता है, सॉलिड सॉल बनता है, जैसे रंगीन कांच या कुछ रतन आदि। ठीक है, जब हमारा माध्यम जब यानी ठोस हो तो भी क्या होता है, यह तीनों माध्यम क्या है के, ठोस के। ऊपर क्या है के थे, द्रव के, और नीचे क्या है, गैस के। ठीक है, ठोस में जब हम द्रव मिला देते हैं तो क्या होता है, जेल बनता है। कैसा, जैसे फ्रूट जैम्स आदि। ठीक है, जब ठोस में गैस मिलाते हैं तो सॉलिड फॉर्म बनता है, जैसे शाम सेतु पत्थर या बिस्किट आदि। जब गैस में सॉलिड मिला देते हैं, यानी अब देखिएगा यह गैस की फॉर्म आ गई, यानी मीडियम क्या होगा, गैस होगी। तो गैस में द्रव मिला देते हैं तो क्या बनता है, धुआं बनता है, जैसे एरोसोल ऑफ सॉलिड। जब गैस में द्रव मिला देते हैं तो क्या बनता है, एरोसोल ऑफ लिक्विड, यानी बादल आदि। जब गैस में गैस मिला देते हैं तो कुछ भी नहीं रिएक्साइड होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलाइडी कणों के आधार पर कोलाइडी विलयन। तो कणों के आधार पर कोलाइडी विलयन को 2-3 भागों में बांटा जा सकता है। क्या क्या, बहु आणविक कोलाइडी विलयन, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल मोलिकुलर कोलाइड, और दीर्घ आणविक कोलाइड विलयन, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, और तीसरा है संगुणित कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं बहु आणविक कोलाइड के बारे में। तो बहु आणविक कोलाइड कैसा होता है कि वे कोलाइड विलयन जिसके कण कोलाइडी कण बहुत सारे अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बना होता है, बहुआणविक या बहुअणु कोलाइड कहलाता है। यानी वह कोलाइडी विलयन जिसके कण, यानी जिसके कोलाइडी कण बहुत सारे अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वह क्या कहलाता है, बहुआणविक या बहुअणु कोलाइड कहलाता है। जैसे स्वर्ण कोलाइड लिख लीजिए, स्वर्ण कोलाइड और सल्फर कोलाइड, हिंदी में भी लिख देता हूँ सल्फर कोलाइड, सॉरी ये भी मैंने इंग्लिश में लिख दिया कोलाइड। ठीक है, तो वे कोलाइडी विलयन जिसके कण, यानी जिसके कोलाइडी कण बहुत, इसे कण को रफ कर लीजिए, जिसके कोलाइडी कण बहुत सारे अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बना होता है, बहुआणविक या बहुअणु कोलाइड कहलाता है। जैसे स्वर्ण कोलाइड और सल्फर कोलाइड आदि। ठीक है दोस्तों, दूसरा है दीर्घ आणविक कोलाइड। तो वे कोलाइडी विलयन जिसके कोलाइडी कण उच्च अणुभार वाले दीर्घ अणुओं से बना होता है, ऐसे कोलाइडी विलयन को दीर्घ आणविक कोलाइड कहते हैं। यानी वह कोलाइडी विलयन जिसके कोलाइडी कण जो होते हैं वह दीर्घ अणुओं, बड़े अणुओं से बने होते हैं, तो ऐसे कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं, दीर्घ आणविक कोलाइड कहते हैं। जैसे स्टार्च, प्रोटीन या ग्लू या फिर एंजाइम आदि। ठीक है, तो वे कोलाइडी विलयन जिसके कोलाइडी कण दीर्घ अणुओं, बड़े अणुओं से बनकर बने होते, तो ऐसे कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं, दीर्घ आणविक कोलाइड विलयन कहते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा संगुणित कोलाइड। तो यह यानी एसोसिएटेड कोलाइड। तो वे कोलाइडी विलयन जो तनु विलयन में वास्तविक विलयन होते हैं तथा सांद्र विलयन में कोलाइडी विलयन हो जाते हैं, तो ऐसे विलयन को संगुणित कोलाइड कहते हैं। यानी जब कम विलयन होता है तब तो वह ट्रू सॉल्यूशन वास्तविक विलयन होते हैं, लेकिन जब सांद्र विलयन हो जाता है, ज़्यादा थोड़ा विलयन हो जाता है, तो वह क्या होता है, कोलाइडी विलयन बन जाते हैं। तो ऐसे विलयन को संगुणित कोलाइड विलयन कहते हैं। जैसे साबुन या अपमार्जक आदि। साबुन एक अच्छा उदाहरण है। साबुन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, C17H35COONA। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम स्टेरेट। तो सोडियम स्टेरेट की अगर हम बात करें तो यह कैसे बनता है, यह साबुन उच्च वसा अम्ल का सोडियम लवण होता है। यानी जब हम इसे जल में घोलते हैं तो यह आयनित हो जाता है, जो कि जल में एक छोटे समूह के रूप में तनु विलयन में उपस्थित रहता है। ठीक है, जिससे यह वास्तविक विलयन की जो भांति व्यवहार करता है। साबुन की सांद्रता बढ़ने से इसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं द्रव विरोधी भाग
एक दूसरे से आकर्षित होकर संगुणित कण बना लेता है, यानी इसका जो द्रव विरोधी भाग होता है ना, वह आकर्षित होकर संगुणित कोलाइडी बना देता है, जिसके कारण कोलाइडी कण के आकार में आ जाता है। तो इस प्रकार के यह जो सांद्र विलयन होता है, यह कोलाइडी विलयन कहलाया जाता है। ठीक है, तो यह इसका साबुन एक अच्छा उदाहरण होता है। दोस्तों अब हम समझते हैं आकर्षण बलों के आधार पर कोलाइडी विलयन। ठीक है, तो आकर्षण बलों के आधार पर कोलाइडी विलयन दो टाइप के होते हैं, द्रव स्नेहित कोलाइडी यानी लायोफिलिक कोलाइड, और दूसरा होता है द्रव विरोधी कोलाइड यानी लायोफोर्बिक कोलाइड। तो द्रव स्नेही कोलाइड कैसे होते हैं? ऐसे कोलाइड विलयन जिन्हें आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है, और जो स्थायी होते हैं और जिनमें परिक्षेपित परावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य पर्याप्त आकर्षण होता है, तो ऐसे कोलाइडी विलयन को द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। ठीक है, जिन्हें आसानी से बनाया जा सकता है, जो स्थायी स्टेबल होते हैं और जिनकी परिक्षेपित परावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के अंदर काफ़ी आकर्षण होता है, फुल्ली आकर्षण, फुल्ली अट्रैक्टिव होते हैं। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं स्टॉर्च का कोलाइड और एल्ब्यूमिन का कोलाइड आदि। ठीक है, तो यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। तो यह भी बिल्कुल इसी की तरह होते हैं कि ऐसे कोलाइडी विलयन जिन्हें आसानी से नहीं बनाया जा सकता, लेकिन द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन जो थे उन्हें आसानी से बनाया जा सकता था, और जो स्थायी नहीं होते हैं और जिनमें परिक्षेपित परावर्तन तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण कम होता है, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? द्रव विरोधी विलयन कहते हैं, यानी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं गोल्ड सॉल या फिर सल्फर सॉल आदि। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल सेम थे। इन्हें द्रव स्नेही को आसानी से बनाया जा सकता है, द्रव स्नेही स्थायी होते हैं, द्रव स्नेही के बीच पर्याप्त आकर्षण होता है, लेकिन द्रव विरोधी को आसानी से नहीं बनाया जा सकता, और द्रव विरोधी अस्थायी होते हैं, यानी यह स्थायी नहीं होते हैं, और यह अस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं, जिनमें परिक्षेपित परावस्था तथा परिक्षेपण के माध्यम में आकर्षण कम होता है। ठीक है, तो यह इनके बीच का बेसिक डिफरेंस था। दोस्तों अब समझते हैं कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ, यानी कोलाइडी विलयन को किस तरह से बनाया जा सकता है, उसकी कितनी विधियाँ होती हैं। तो फर्स्ट समझते हैं पेप्टीकरण यानी पेप्टाइजेशन। तो इसमें क्या होता है? इस विधि के अनुसार इससे अवक्षेप छोटे छोटे कणों में बंटकर माध्यम में विपरीत हो जाता है। इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसका ताज़ा अवक्षेप लेते हैं। इस अवक्षेप में एक उपयुक्त विद्युत अपघट्य जिसे पेप्टिकारक कहते हैं, ठीक है, एक उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है। इसे लिख लीजिएगा, यानी उसका ताज़ा अवक्षेप लेते हैं और इस अवक्षेप में एक उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? पेप्टिकारक कहते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है, इसे इस तरीके से समझ सकते हैं तो कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताज़ा अवक्षेप में, ठीक है, फेरिक क्लोरीन या HCl की कुछ बूंदें मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का गहरा लाल भूरा कोलाइड विलयन प्राप्त होता है। यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड को ताज़ा अवक्षेप में जब HCl की कुछ बूंदें हम मिलाते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का गहरा लाल भूरा कोलाइड विलयन प्राप्त होता है। इसका एक रीज़न होता है, ठीक है, हम इसके कंप्लीट के रीज़न के बारे में भी चर्चा करते चलेंगे। तो इसका एक कारण है कि अवक्षेप की कण पेप्टिकारक के घनायनों और अधिशोषित कर लेती है। ठीक है, अवक्षेप के जो कण होते हैं वो पेप्टिकारक के घनायनों को अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे वह घनाविशिष्ट कोलाइड कण बन जाता है, जिसके कारण कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है। ठीक है, यानी अवक्षेप के जो कण होते हैं वो पेप्टिकारक के घनायनों को अधिशोषित ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वह घनाविशिष्ट कोलाइडी कण बन जाता है, जिसके कारण कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह पेप्टिकरण एक कोलाइडी विलयन बनाने की विधि थी। ठीक है, इसे अच्छी तरह से भी तैयार कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे के सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा स्कंदन यानी कोकुलेशन। तो कोकुलेशन क्या होता है? कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर कोलाइडी कणों का अवक्षेपण हो जाता है और इस घटना को स्कंदन कहते हैं। यानी जब हम कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, यानी विद्युत अपघट्य क्या होता है मैंने आपको चैप्टर 3 में बता दिया है कि विद्युत अपघट्य वह विलयन होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह
जो उसके कण होते हैं, यानी पानी की अवस्था में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे ही विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं। तो स्कंदन को हार्डी-सुलजे का स्कंदन नियम भी एक होता है। उसमें क्या होता है कि विद्युत अपघट्य के आयन कोलाइडी कणों को स्कंदित करते हैं और कोलाइडी कणों को उनके विपरीत आवेश वाला कण स्कंदित करते हैं। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य के कारण आयन कोलाइडी कणों को स्कंदित करते हैं और कोलाइडी कणों को उनके विपरीत आवेश वाला कण स्कंदित कर देता है। ठीक है, और अपोजिट कण जो होता है, अपोजिट पार्टिकल्स होते हैं, वह स्कंदित कर देते हैं। और दूसरा क्या है कि आयनों की संयोजकता समानुपाती होती है स्कंदन क्षमता के, यानी जितनी आयनों की संयोजकता अधिक होगी तो स्कंदन की क्षमता उसकी भी अधिक होगी, और आयनों की संयोजकता कम होगी तो इसकी स्कंदन क्षमता भी कम होगी। ठीक है, इसका भी एक कारण होता है। इसका कारण होता है कि कोलाइडी कण अपने विपरीत आवेश वाले आयन को अधिशोषित कर निराविष्कृत कर देते हैं। यानी कोलाइडी कण जो होते हैं वो अपने से अपोजिट यानी उल्टे जो अधिशोषित कण होते हैं आवेश वाले, यानी प्लस है तो माइनस होगा या माइनस है तो प्लस होगा, तो ऐसे कणों को अधिशोषित कर निरावेशित कर देते हैं, जिससे उनका स्कंदन हो जाता है। दोस्तों, यह एक स्कंदन का दो नियम थे, एक स्कंदन और दूसरा है हार्डी-सुलजे का स्कंदन नियम। और ये हार्डी-सुलजे का स्कंदन नियम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं लेकिन ये जो है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब समझते हैं कोलाइडी रक्षण के बारे में। तो यह क्या होता है? यदि द्रव स्नेही कोलाइड में द्रव विरोधी कोलाइड मिला दिया जाता है या द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाता है तो इस घटना को कोलाइडी रक्षण कहते हैं। यानी द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाए या द्रव स्नेही कोलाइड में द्रव विरोधी कोलाइड मिला दिया जाए तो इस घटना जो होती है इसे ही कोलाइडी रक्षण कहते हैं। इसका एक कारण होता है कि क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइड द्रव स्नेही कोलाइड को या द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड को अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे द्रव विरोधी कोलाइड द्रव स्नेही कोलाइड की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक है, इसी कारण कोलाइडी रक्षण उत्पन्न होता है। अब समझते हैं रक्षण क्षमता के बारे में, है। ठीक है, तो रक्षण क्षमता क्या होता है देख लीजिएगा। रक्षण क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एक नंबर का प्रयोग करते हैं जिसे हम स्वर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, रक्षण क्षमता को हम प्रदर्शित करने के एक गोल्ड नंबर का प्रयोग करते हैं और जिसकी गोल्ड नंबर अधिक होगी उसकी रक्षण क्षमता अधिक होगी। ठीक है, जिसकी भी गोल्ड नंबर अधिक होगा तत्व का तो उसकी रक्षण क्षमता भी अधिक होगी। ठीक है, तो स्वर्ण संख्या क्या है देखिएगा, हम दिखाते हैं अभी। अब मैं ऊपर ही कर देता हूँ, देखिए स्वर्ण संख्या यानी गोल्ड नंबर किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में वह मात्रा है जिनके द्वारा 10 ml मानक स्वर्ण सोल का 1 ml यानी 10% NaCl के द्वारा होने वाले स्कंदन को रोक देती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 ml मानक स्वर्ण सोल का 1 ml 10% NaCl को द्वारा होने वाले स्कंदन को रोक देता है। यानी 10% NaCl जो उसका स्कंदन होता है वो 10 ml का 1 ml रोक देता है। ठीक है, यही क्या कहलाती है? स्वर्ण संख्या कहलाती है। तो स्टोर्च की जो स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और एलवी मेन की 0.15 से लेकर 0.25 तक अप्रॉक्स में होती है शायद। ठीक है, हाँ इतनी ही होती है, से 0.25 तक होती है। ठीक है, और जिरलेटिन की जो स्वर्ण संख्या होती है वो 0.005 से 0.01 तक होती है। ठीक है, 0.005 से 0.01 तक होती है। तो स्टोर्च की 25, एल्ब्यूमिन की 0.15 से 0.25 तक होती है, जबकि जिलेटिन की 0.005 से 0.01 तक होती है। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं कोलाइडी विलयन के गुणधर्म के बारे में। ठीक है, कोलाइडी विलयन के प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडी सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम समझते हैं ब्राउनी गति के बारे में। ठीक है, तो ब्राउनी गति क्या होता है? कोलाइडी विलयन को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में गति करते हैं, यानी जिगजैग मोशन करने लगते हैं।
तो कोलाइडी कणों की इस टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। यानी कभी हमारा पार्टिकल इस टाइप में था तो वह इस टाइप में हो जाता है, ठीक है, और फिर इस तरीके से चला जाता है, इस तरीके से चला जाता है, ठीक है, फिर यहाँ से लेकर इधर को चला गया, फिर इधर से इधर हो गया और फिर इधर से इधर पहुँच गया। इस टाइप से यह गति करने लगता है, यानी जिगजैग मोशन में टेढ़ा मेढ़ी गति करने लगता है। इसे ही क्या कहते हैं हम, ब्राउनी गति कहते हैं। इसका एक कारण होता है कि यह गति कोलाइडी कणों के परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के साथ टकराने से उत्पन्न होती है। यानी यहाँ से यहाँ टकरा गया, ठीक है, फिर से ये एक जिगजैग मोशन में आ जाता है। तो यह परिक्षेपण माध्यम में, ठीक है, डिस्पर्स्ड वो मीडियम जो होता है उसमें टकराने से उत्पन्न होती है। दोस्तों दूसरा है टिंडल अफेक्ट, टिंडल प्रभाव। तो यह क्या होता है, यदि किसी विलयन में यानी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश किरण प्रभावित करे तो प्रकाश का मार्ग प्रदीप्त होने लगता है, यानी चमकने लगता है। तो इस प्रभाव को ही टिंडल अफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो एक डायग्राम के थ्रू इसे समझते हैं। हम ले लेते हैं कोई भी हमारा यह कोलाइडी सॉल्यूशन है, ठीक है, हम इसके अंदर पार्टिकल्स बना लेते हैं। ये हमने रफली बना दिया है, ठीक है, अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिएगा इसे। तो जब हम इस पर कोई भी प्रकाश किरण प्रवाहित करते हैं, ठीक है, जब हम इस पर कोई भी प्रकाश किरण प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, देखिएगा इस तरीके से मैंने ये रफली बना दिया है, ठीक है, आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। जब हम इस पर कोई भी प्रकाश किरण इस तरीके से प्रवाहित करते हैं तो यह इसका प्रकाश का मार्ग चमकने लगता है, यानी यह जो मार्ग होता है, ठीक है, यह चमकने लगता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त पथ, यानी चमकता हुआ पथ, प्रदीप्त पथ, ठीक है। और यह क्या होता है, हमारा कोलाइडी विलयन होता है, लिख लीजिएगा कोलाइडी विलयन। और यह जो यहाँ पर जो कोण बनता है वो क्या होता है, टिंडल कोण होता है, टिंडल एंगल होता है, ठीक है, टिंडल कोण होता है। तो इस तरीके से यह हमारा टिंडल प्रभाव पड़ता है। इसका एक कारण होता है, रीजन देख लीजिएगा इधर। तो इसका एक रीजन है, कोलाइडी कण प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन कर लेता है, यानी प्रकाश की जो कण होती हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, प्रकीर्णन कर लेता है, तो जिसके कारण टिंडल अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। दोस्तों तीसरी प्रॉपर्टी है वैद्युत कण संचालन, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोफोर्सिस। तो यह क्या होता है, जब किसी कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है या कोलाइडी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कोलाइडी कण अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करती है तथा इलेक्ट्रोड पर निरावेशित होकर एकत्रित हो जाती है। इस घटना को वैद्युत कण संचालन कहते हैं। यानी जब हम किसी भी कोलाइडी सॉल्यूशन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, कोलाइडी कण अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगती है, यानी प्लस वाला माइनस की ओर गति करने लगता है, यानी माइनस वाला प्लस की ओर गति करने लगता है। तो और इलेक्ट्रोड पर वह ही निरावेशित होकर एकत्रित हो जाती है, यानी वह निरावेशित होकर उस पर जुड़ने लगती है। तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचालन कहते हैं। दोस्तों इस एक डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। मैंने वह डायग्राम पहले ही ड्रॉ कर रखा है ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं बढ़े। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। तो जब यह एक कोलाइडी सॉल्यूशन है, ठीक है, यह कंप्लीट कोलाइडी सॉल्यूशन है जिसे हम नली के द्वारा प्रदर्शित किया है। तो हम क्या करते हैं, जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, यानी एनोड लगाते हैं और कैथोड लगाते हैं, यानी कंप्लीट इलेक्ट्रोड लगाते हैं। जब इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, प्लस वाले जो कण होते हैं इसके, ठीक है, वह माइनस वाले कैथोड की ओर इलेक्ट्रोड की ओर चले जाते हैं। यह किस चीज़ का विलयन है, यह हमने FeOH3 का विलयन ले रखा है, ठीक है, देख लीजिएगा अगर ना दिख रहा हो, OH3 यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड। और फेरिक हाइड्रोक्साइड आप जानते हो घनावेशित कोलाइड है। तो इसमें क्या होता है, यह घनावेशित कोलाइड है तो इसमें प्लस वाले जो कण होते हैं वह माइनस वाले इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं। देखिएगा इस तरीके से यहाँ से इधर हो गए और इधर से इधर चलते रहते हैं और यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर यह निरापेक्षित होकर एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के ही विद्युत कण संचालन कहते हैं,
इसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचालन कहते हैं। जबकि फेरिक हाइड्रोक्साइड एक घनावेशित कोलाइडी कण है, यानी कोलाइडी विलयन है। फेरिक हाइड्रोक्साइड घनावेशित विलयन है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम कंप्लीट टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और हम आगे अब न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, यानी एक एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के ही एग्जाम में एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, समझते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम समझते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो प्रश्न एक है, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो क्लोरोफिल, धुआं, या फिर प्रोटीन, और या फिर रक्त। तो हम जानते हैं धुआं भी कोलाइडी गुण है और प्रोटीन भी और रक्त भी, लेकिन क्लोरोफिल जो है वो कोलाइडी कण नहीं है। ठीक है, यह कोलाइडी नहीं है, तो लिख लेते हैं आंसर है हमारा क्लोरोफिल। ठीक है, यानी ए। तो प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं बनता है? ठीक है, तो SS भी बनता है, LG भी बनता है और GG नहीं बनता है। ठीक है, जब SS बनता है तो क्या बनता है, सॉलिड सॉल्ट बनता है, और जब LG बनता है तो LG में क्या होता है, यह एक एरोसोल ऑफ लिक्विड है, यानी बादल है। ठीक है, और जब GL होता है तो क्या होता है, एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन GG गैस में कोई कुछ नहीं बनता है। तो इसका उत्तर क्या है, सी, जिसे हम क्या है इसमें GG। ठीक है, अब समझते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, अभी देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, वह कोलाइड तंत्र बताइए जिसमें द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था और ठोस परिक्षेपण माध्यम में हो, तो उसे क्या कहते हैं? यानी S सॉलिड परिक्षेपण माध्यम है, डिस्पर्स्ड मीडियम है, डिस्पर्सन मीडियम है, और जबकि द्रव लिक्विड क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है। तो वहाँ पर क्या बनता है, वहाँ पर हम जानते हैं जेल बनता है। ठीक है, सॉल्ट भी नहीं बनता, पायस भी नहीं बनता, एरोसॉल भी नहीं बनता, क्या बनता है, जेल बनता है। तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 है, कोलाइडी विलयन में एक कण का आकार होता है। कण का आकार कोलाइडी विलयन में कितना होता है? 1 नैनोमीटर से कम नहीं होता, 100 नैनोमीटर से अधिक नहीं होता, लेकिन सी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, भौतिक अधिशोषण की दर कब बढ़ती है? ताप घटाने पर, बी ताप बढ़ाने पर, सी दाब घटाने पर, या फिर डी दाब बढ़ाने पर। तो हम जानते हैं अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसके, टेम्परेचर के। तो ताप जब हम घटाएंगे तो अधिशोषण की दर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर का क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, छठा क्वेश्चन समझते हैं। नंबर 6 है, झाग फॉर्म क्या है? झाग कब बनता है? जब इसमें पहला ऑप्शन देखने हैं, ठोस में द्रव हो या गैस में द्रव हो, या द्रव में गैस हो, या फिर द्रव में द्रव हो। तो जब झाग कब बनेगा, जब द्रव में गैस हो। ठीक है, द्रव में गैस हो कहाँ पर है, इस तरह पर। तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और प्रश्न नंबर 7 है, जेल क्या है? जेल कब बनता है? जब गैस में द्रव हो, या फिर द्रव में ठोस हो, या द्रव में गैस हो, या फिर ठोस में द्रव हो। तो दोस्तों जेल जो बनता है, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, कब बनता है? जब ठोस परिक्षेपण माध्यम हो और द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था हो। ठीक है, यानी LNS, यानी ठोस में लिक्विड, यानी द्रव में, ठोस में लिक्विड, यानी ठोस में द्रव। तो यहाँ पर ठोस में द्रव कहाँ पर है? डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और यह 7 प्रश्न हो गए। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा वास्तविक विलयन है? ए कीचड़ युक्त विलयन, बी दूध, सी सीमेंट, डी CuSO4 का विलयन। तो कीचड़ युक्त विलयन नहीं हो सकता, दूध इसमें यह भी नहीं हो सकता क्योंकि, और सी सीमेंट वो तो हो ही नहीं सकता। डी कॉपर सल्फेट का विलयन। तो कॉपर सल्फेट का विलयन जो होता है, इसमें विलय कंप्लीट
घुला हुआ होता है, यानी विलय जो होता है वो विलयन में घुला हुआ पूरी तरह से होता है, और वो क्या होता है, वह ट्रू सॉल्यूशन यानी वास्तविक विलयन होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है वास्तविक घोल द्वारा या घोल द्वारा, सी कोलाइड द्वारा या कोई नहीं। दोस्तों घोल द्वारा, वास्तविक घोल द्वारा नहीं किया जा सकता, लेकिन कोलाइड द्वारा जरूर किया जाता है। ठीक है। और प्रश्न 10 है, सोल किसके द्वारा बनता है, द्रव में गैस के द्वारा या द्रव में ठोस के द्वारा या सोल द्वारा या गैस में द्रव के द्वारा। दोस्तों अभी मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर बताया था, वहाँ से आप देख सकते हैं, और इसका आंसर है द्रव में ठोस के द्वारा। ठीक है, द्रव में ठोस के द्वारा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए। और इसी के साथ मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप वो चैप्टर्स देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियोस शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।